नमस्कार। शारदा बाल निकेतन उच्च माध्यमिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारा अध्याय चल रहा था केंद्र सरकार। हमने कल केंद्र सरकार में राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में अध्ययन किया था। अप्रत्यक्ष एकल संख्या मत पद्धति से किस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब हम आगे अध्ययन करेंगे पदच्युत की पद्धति। महाभियोग। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे पदच्युत किया जाता है। उस पर अभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है। अभियोग चलाने की अनुमति के लिए अभियोग चलाने वाले सदन की समस्त संख्या का 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। 1/4 भाग यानी सांसदों का, लोकसभा सदस्यों का सदन में बहुमत होना आवश्यक है। सदन में प्रस्ताव प्राप्त होने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस विचार किया जाएगा, यानी उसके 14 दिन का समय दिया जाता है। उसके बारे में उसको बाद में कार्य किया जाता है। इसी प्रकार लगाने सदन में विचार किया जाता है। यदि अभियोग का प्रस्ताव सदन में कुल संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृति हो जाए तो उसके उपरांत प्रस्ताव द्वितीय सदन को भेज दिया जाता है। दूसरा सदन इन अभियोग की ओर तो स्वयं जांच करेगा या इस कार्य के लिए विशेष समिति नियुक्त करेगा। यदि इस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं और दूसरे सदन में अपने कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत यहाँ महाभियोग का प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो प्रस्ताव स्वीकृत होने की तिथि से राष्ट्रपति को पदच्युति समझा जाएगा, अन्यथा नहीं समझा जाता है, क्योंकि बहुमत होना जरूरी है किसी चीज़ की। राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। यहाँ राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति के अधीन कौन कौन से कार्य होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। यानी राष्ट्रपति किन किन अपने अधिकारों का प्रयोग किस स्थिति, किस परिस्थिति में अपने अधिकारों का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है और कौन सी कार्य किस समय किस परिस्थिति में कार्य कर सकता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों को प्राथमिक रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक सामान्यकालीन शक्तियाँ, दूसरी संकटकालीन। यहाँ राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में, एक सामान्य परिस्थिति में जो काम हो रहा है वो करता है, दूसरा संकटकालीन स्थिति में शक्तियाँ, यानी किसी संकट की स्थिति में कौन सी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है राष्ट्रपति, उसके बारे में देखते हैं। सामान्यकालीन शक्तियाँ तो अधिकार। संविधान के द्वारा सामान्य काल में राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं उसका अध्ययन निम्नलिखित 5 शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है, यानी 5 अध्यायों में किया जा सकता है। कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ, यानी कार्यपालिका और प्रशासन की शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिक शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त निर्णय उनके ही माने जाएंगे। इसके निर्णय भी सरकार के उनके महत्वपूर्ण अधिकार की नियुक्ति और पदच्युति। राष्ट्रपति भारत संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति भारत के अनेक पदों को नियुक्त करता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट जज के शपथ दिलाना, इस प्रकार का कार्य करता है। जैसे प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री को शपथ दिलाना, राज्यों को राज्यपाल, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य तथा विदेशों के राजपूतों आदि को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यानी राष्ट्रपति बड़े बड़े न्यायालयों के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, महालेखा और विदेशी राजदूत को भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति
दी जाती है। शासन संचालन संबंधी शक्ति, यानी शासन को किस प्रकार संचालन उसकी शक्ति। इस संबंध में उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जा सकते हैं। वे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति तथा नियंत्रक में महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण करता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण भी उसी के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति, भारतीय संघ के वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैधानिक क्षेत्र में भारत को प्रतिनिधित्व करता है। वे विदेशों में स्थिति भारतीय दूतावासों और राजदूतों के कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों के राजदूत व राजनयिक प्रतिनिधियों को प्रमाण पत्रों का स्वीकार करता है। विदेशों संबंधित समझौतों पर राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, यानी विदेशी जो राजदूत रहते हैं वो भी राष्ट्रपति के अधीनस्थ भी रहते हैं और आपस में कोई भी पत्र व्यवहार होते हैं राष्ट्रपति नाम से उसके विदेशी संधियों के, उसके समझौता भी राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। सैनिक क्षेत्र में शक्ति, राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति है, किंतु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। यहाँ राष्ट्रपति समस्त सेनाओं का प्रधान, यहाँ सबसे मुख्य तीनों सेनाओं के थल, जल और वायु सेना के प्रमुख प्रधान सेनापति राष्ट्रपति ही होता है, किंतु इसके अधिकार का प्रयोग कानून के अनुसार ही राष्ट्रपति करता है, अपने नीति कर सकता है। प्रत्यक्ष सेवाओं, युद्ध और शांति आदि के विषयों में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। अतः भारतीय राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। यह संसद में भारतीय राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बाद ही ऐसा कार्य कर सकता है। विधायी शक्तियाँ, भारत को राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान तो है ही, उसे भारतीय संसद का भी अभिन्न अंग है माना गया है और इस रूप से राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र की विभिन्न शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसी प्रकार विधायी क्षेत्र का प्रशासन, राष्ट्रपति के विधायी क्षेत्र का प्रशासन संबंधित अनेक शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह संसद के अधिवेशन बुलाता है और अधिवेशन समाप्ति की घोषणा करता है। वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को उसके निश्चित काल से पूर्ण भंग कर सकता है। अब तक 9 बार लोकसभा में पूर्ण भंग की गई है। कितनी बार? 9 बार अभी तक ये कार्य हुआ है। इसी प्रकार जब जा चुका संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। उसके द्वारा अन्य अवसरों पर भी संसद के संदेश को उसकी बैठकों में भाषण देने का कार्य किया जा सकता है। राष्ट्रपति इन भाषणों को शासन की सामान्य नीति की घोषणा करता है, यानी इसी प्रकार राष्ट्रपति सामान्य नीति की घोषणा करता है। सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति, राष्ट्रपति को राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है, यानी राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, इसका उनको अधिकार होता है। जिसके साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में कला, अन्य विशेष सेवाओं के लिए लोकसभा में 2 आंग्ल और भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। इसी प्रकार विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग, संसद द्वारा स्वीकृति, प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून के रूप में ग्रहण करता है। वह साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ संसद को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन यदि वह विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी होगी। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। जिस समय संसद का अधिवेशन न हो रहा हो
उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, यानी संसद का कोई कार्य नहीं हो उस समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। यह अध्यादेश संसद के अधिवेशन प्रारंभ होने से 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेंगे, लेकिन संसद चाहे तो उसको द्वारा इस अवधि पूर्ण अध्यादेश समाप्ति की जा सकती है। वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार के उस वर्ष के लिए आय व्यय का वितरण रखावे का उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक का अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। न्यायिक शक्तियाँ। संविधान में न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है। ये उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय की कार्य व्यवस्था से संबंधित नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति समाधान की प्राप्ति है। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के अंतर्गत दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। यानी किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता है, सजा दी जाती है, राष्ट्रपति कम ज़्यादा उसको कर सकता है, राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। संकटकालीन अधिकार उद्घोषणा प्रभाव एवं व्यवहार में उपयोग, यानी संकट की स्थिति का सम्मान करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। वर्तमान समय में संविधान के संकटकालीन प्रावधानों में है युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति की स्थिति में संबंधित संकटकालीन व्यवस्था का उद्घोषणा की विधि। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में व्यवस्था कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शांति या व्यवस्था नष्ट होने का भय, तो यथार्थ रूप से इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता है। यानी किसी प्रकार देश में संकटकालीन स्थिति में राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना भी ये घोषणा 2 माह तक लागू रहती है और संसद की स्वीकृति हो जाने पर शासन इसे जब तक लागू रखना चाहते हैं रख सकता है। 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद वर्तमान समय में इस संबंध में व्यवस्था निम्न प्रकार है। प्रथम, अब इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अथवा इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सका। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकालीन घोषित नहीं किया जा सकता। द्वितीय, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जबकि मंत्रिमंडल में लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। तृतीय, घोषणा 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत प्रत्येक संसद के दोनों सदनों में के कुल बहुमत की उपस्थिति के मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी। इसे लागू रखने के लिए 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। चतुर्थ, लोकसभा में उपस्थिति एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्ति की जा सकती है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था उद्घोषणा की विधि। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई तो राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलता है, वह उस राज्य के लिए संकटकालीन घोषणा कर सकता है। यानी संवैधानिक तौर से राज्य नहीं चलता है तो राष्ट्रपति उसकी संकटकालीन घोषणा उस राष्ट्र की कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं रहेगी। संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पास कर 6 माह राष्ट्रपति का शासन लागू किया जा सकता है। यानी अधिकतम 6 माह का प्रस्ताव पास होने पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। इस प्रकार प्रस्ताव संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने साधारण बहुमत के पास किया आवश्यक है। किसी
प्रस्तावित 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू होता है, नहीं रखा जा सका है। यानी 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन इसमें लागू होने की नहीं होती है। आगे वित्तीय संकट की उद्घोषणा। अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति के विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई तो जिससे भारत की वित्तीय स्थानीय शाखा खतरा हो वो वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए भी अवधि निर्धारण जो प्रथम प्रकार संकट की घोषणा के लिए उपराष्ट्रपति। निर्वाचन। भारतीय संविधान के 63वें अनुच्छेद यानी कौन से अनुच्छेद 63 अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद पर व्यवस्था की गई है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में होता है। यानी संसद की दोनों बैठकें होती हैं उसमें निर्णय होता है और ये निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति से तथा गुप्त मतदान द्वारा ही होता है। गुप्त मतदान होता है इससे होता है। इस पद के उम्मीदवार को निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, उसमें सब योग्यता पाई जानी होती है, संविधान द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के लिए निश्चित की गई हो। पदच्युति। राष्ट्रपति का कार्यकाल भी राष्ट्रपति की तरह 5 साल का ही कार्यकाल होता है। योग्यताएं भी राष्ट्रपति की जो योग्यता है वो भी उपराष्ट्रपति में होनी चाहिए। 5 साल का होता है और स्वेच्छा से त्याग पत्र द्वारा अवधि पूर्व अथवा अपना पद छोड़ सकता है, यानी अपनी इच्छा से अपने पद को छोड़ सकता है। अतः राज्यसभा कुल बहुमत द्वारा पास किए गए प्रस्ताव जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले पदच्युति भी किया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व देना आवश्यक होती है। और उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य। उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य हम ये कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।